क्या टाइम था जब हमला हुआ? 9:30 रात को 11:10 पे हमें इत्तला मिली कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में कोई फायरिंग की आवाज़ आ रही है। इस सारे ऑपरेशन को जब फोर्स ने शुरू किया और जब कंक्लूड किया, इसमें 3 घंटे लगे। आप समझते हैं कि कोई सिक्योरिटी लैब्स है, जो कि मैं नहीं समझता हूँ। लश्कर जंग भी अल-आलमी के दहशतगर्द थे और इनको इंस्ट्रक्शन जो इनके बारे में जो बातचीत कर रहे थे वो अफ़गानिस्तान में बैठ के कर रहे थे। बलूचिस्तान में जो हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं वो जिस तरह की कार्रवाइयाँ करती रही है, तो वो बाइद नहीं है कि मुमकिन है कि इसमें भी इस तरह के वाक़यात में हमेशा से उनका हाथ रहा है। जब दुश्मन आपके बाहर के और अंदर के भी मिले हुए हों, आपके यहाँ कुछ लोगों ने उन्हें इसमें असिस्ट किया होगा, तो उस वक्त हमेशा वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। दुश्मन भाग निकला है, दुश्मन कमजोर हो चुका है, मगर दुश्मन खत्म नहीं हुआ। जहां पहले हर रोज 5, 6, 7 धमाके रोज पाकिस्तान के तूल अर्ज में होते थे, आज 5-6 हफ्तों के बाद एक होता है। अवाम लाशें उठा रहे हैं और रियासती और गैर रियासती इदारे सबके गिरेबान चाक हो रहे हैं, मगर शायद हमें अंदाज़ा नहीं, हमें अपने उन चाक गिरेबानों में झांकने की भी हिम्मत नहीं हो रही। एक बार फिर कोयटा में दहशतगर्दों ने खूनी खेल खेल कर हमें यह एहसास दिलाया है कि अब दहशतगर्दी की जंग मजीद एक अरसे तक लड़नी पड़ेगी। एक तरफ हम बार बार ये कहते नहीं थकते कि दहशतगर्दी के खिलाफ हमने जंग जीत ली है, तो दूसरी तरफ इस बयान की बाज़गश्त अभी थमती नहीं कि बारूद फटने से पैदा होने वाली गूंज से सारा मुल्क झंझना उठता है और बारूद की बू पूरी फिजा को आलूदा करके रख देती है। कल भी ऐसा ही हुआ। हमारी रात के सकूत को दहशतगर्दों की राइफलों से निकलने वाली गोलियों की तरतराहट और बमों के फटने से पैदा होने वाली घनगरज ने तार तार कर दिया। हम लाशें उठाते और दिल खून के आंसू रोते रहे। अपनों की ये हालत हमारे जिस्म में चुभन बन के उतरती रही और फिर वही सियासत, वही इल्जामात की बौछार, हुक्मरान हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या सियासतदान हो, बस सब एक दूसरे पर इल्जामात की संगबारी करने में लगे हुए हैं। कोई नहीं बताता कि आखिर इस दहशतगर्दी की रोकथाम कैसे होगी, इसका जिम्मेदार कौन है, आखिर गलती किसने और कहां की। कब हम अपनों के खून आलूद और कटी फटी लाशें उठाना बंद करेंगे? कैसे दहशतगर्दी की इस अफरियत से निजात मिलेगी? कौन इस अफरियत से निजात दिलाएगा? IGFC मेजर जनरल शेर अफगन कहते हैं, हमला तहरीक तालिबान के एक गिरोह लश्कर झंगवी अल-आलमी ने किया, जो मुसलसल अफगानिस्तान में किसी से राब्ते में है। दूसरी तरफ आलमी नशरियाती अदारे कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी के मुताबिक हमला दाइश ने किया, जबकि दाइश ने मारे गए तीनों दहशतगर्दों की तस्वीर भी अपने कालादम मीडिया तंजीम न्यूज एजेंसी पर जारी कर दी हैं। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज पर हमला पहली बार नहीं हुआ। 1 माह कबल भी यहाँ दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें कई अहलकार जाँ बहक हुए। ये है हमारी कहानी, जुल्म की कहानी, और खासकर बलूचिस्तान में यकेदी आपको उसको शो नहीं करना है, तो ऐसा ही हम लोग जो है ना, हम चारपाइयों के नीचे सारे लड़के सो गए और हम लोगों ने लाइट बंद किया सर, दरवाज़ा भी हम लोगों ने बंद किया। तो नीचे सर एक फिर जोरदार धमाका हो गया नीचे कमरे में। हमारा जो कमरा था वो ऊपर वाला कमरा था, नीचे जोरदार धमाका हो गया सर। फिर ये लोग अंदर थे, इन लोगों ने नीचे बैरकों में सबसे पहले सर गए और दरवाजा तोड़ के सर एक एक को गोलियां मारे सर। क्या टाइम था जब हमला हुआ? 9:30। अच्छा, तो वो कितने लोग थे, इतना पता है आप उस टाइम थे? तो क्या देखा आपने वहाँ पे? उधर में देखा आदमी सब घुसने के बाद वो पैर करने लगे। हम तो सब आ गए फिर बैरक में घुस गए। कहानी आपने सुनी, शायद कुछ नई नहीं बलूचिस्तान के मजबूर और मजलूम शहरियों के लिए। हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं वतन यार खिलजी, जो नुमाइंदा वक्त न्यूज़ हैं कोयटा से। थोड़ा सा हमें ओवरव्यू देंगे। वतन यार खिलजी साहब, अगर आप सुन रहे हैं, कुछ बताइएगा कि ये वाक़या जो हुआ है अभी तक की क्या इत्तलात हैं? क्या कोई तहकीकात सिंध में भी जा रही हैं कि दहशतगर्दों के अलावा जो हमारी अपनी इंतज़ामी और हुकूमती सतह की नाकामियाँ हैं उन पे भी गौर किया जाए? जी बिल्कुल, ये जो गुज़िश्ता रात सानिया पेश है, ये यकीनन एक
इंतहाई अफसोसनाक सानिया था और इस सानिया के तहकीकात के लिए बाकायदा कमेटी भी तश्कील दी गई है और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने आज शाम को IG पुलिस बलूचिस्तान से 24 घंटे के अंदर इस वाक़ये की तहकीकात पर मबनी रिपोर्ट जो है वो तलब की है। और दूसरी जानिब ये भी वज़ीर आला ने कहा है कि इसमें जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और या दीगर जो इदारों की कमजोरियां हैं उनसे मुतालिक भी रिपोर्ट पेश की जाए जो कि इस स्कूल में हुआ है। और गुज़िश्ता रात जब ये वाक़या रोनुमा हुआ है तो आज जब इसका जायज़ा लिया गया तो इसमें ये बात बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी कि वहाँ पर जो दीवारें हैं वो बिल्कुल अभी तक कच्ची हैं और सिर्फ फ्रंट दीवार जो है इस ट्रेनिंग स्कूल का वो पक्की है। बाकी जो बैक साइड पर जहां से कूद करके दहशतगर्द इस ट्रेनिंग सेंटर में घुस आए थे वो दीवारें जो है वो अभी तक कच्ची और बहुत कम थी जहां से फायदा उठाया और दहशतगर्द जो है वो घुस आए और उन्होंने अपना टारगेट जो है वो अचीव किया। लेकिन जो पाक फौज के खसूसी दस्तों ने FC के खसूसी दस्ते ने और पुलिस के कमांडोज ने उनके अज़ाइम को नाकाम बनाया, उन्हें भी दाद देनी उनके पड़ेगी। बाकी मानदा अज़ाइम को नाकाम बनाया। वतन यार खिल जी बहुत शुक्रिया, वक्त न्यूज़ के कोयटा से हमें अपडेट दे रहे थे। हमारे साथ आज मौजूद मेहमान मौजूद हैं जान अचकज़ई जो कि मावन खसूसी हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के और इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आयतुल्लाह दुरानी, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और इनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है। हमें टेलीफोन बल्कि कराची से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ जो एक दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ जो हैं उन्होंने भी बलूचिस्तान में इन्फेंट्री स्कूल ऑफ टैक्टिक्स में खिदमत अंजाम दी हैं और बतौर इंस्ट्रक्टर 1982 से 85 और फिर 1994 से 96 में भी वहाँ पे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ खिलजी ने खिदमत अंजाम दी हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीरुल्लाह अचकज़ई जो कि भतीजा हैं शहीद नकीबुल्लाह अचकज़ई के जो कि इस सानह में शहीद हुए हैं। उनके भतीजे नज़ीर उल्लाह अचकज़ई हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। पहले हमारी कोशिश है कि अगर नज़ीरुल्लाह अचकज़ई भी हमें ज्वाइन कर सकें टेलीफोन लाइन के ऊपर तो हम उनसे बात करेंगे। हमारा जो ही रब्ता होगा हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि ये मामला ऐसा है कि फौरी तौर पे हम अगर सियासत की तरफ जाएं तो शायद कुछ सामने नहीं आएगा। आपकी नज़र में कहाँ कहाँ नाकामियाँ हुई हैं और बतौर एक दिफाई तज्ज़ियाकार आप नहीं समझते हैं कि ये बहुत बड़ी नाकामी है और कम से कम इस बार तो हमें इस नाकामी से सबक सीखने के लिए कोई अदालती कमीशन बना ही लेना चाहिए? जी बिल्कुल, ये देखें बेसिकली बात यह है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। जब आपको 3-4 दिन पहले आपको आपके एजेंसीज ने आपको ये इन्फॉर्मेशन भी थी कि कोई हादसा या वाक़या हो सकता है और वो भी ट्रेनिंग स्कूल पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो कि कोयटा से 13-14 किलोमीटर के फासले पर है, एक आइसोलेटेड जगह पर है और फिर उसके बाद वहाँ की दीवारें भी कच्ची हैं। 700 सिटिंग डक्स जो बच्चे हैं ट्रेनिंग करके 2 दिन क्यों उनको रोका गया ये तो बाद में पता चलेगा, वो बात मौजूद हैं। और एक सिखलाया हुआ तरीका है सबसे पहले कि आपने जब भी ऐसी आपके लोग होंगे आपने क्विक करेक्शन फोर्स बना के रखनी है 25 से 30 लेगों के ऊपर, उनको प्रॉपर रिहर्सल करानी है कि अगर किस डायरेक्शन से कोई भी दुश्मन इस तरफ पर आता है, दहशतगर्द आता है, आपने कैसे कार्रवाई करनी है। वो लोग यूनिफॉर्म में वेपन के साथ एमुनिशन के साथ रात को रेस्ट करते हैं और अगर कम से कम 30 लोग हैं तो 5 से 6 लोग फिर भी जागते हैं ताकि कहीं सेंट्री उनको इन्फॉर्म करे तो वो लोगों को उठा के ये आप बात कर रहे हैं तरबियती इदारे जो हैं अस्करी तरबियती इदारे, वहाँ पे ये प्रैक्टिस होगी कि कैडेट्स के पास असला तो नहीं होता मगर उनकी सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात होते हैं। तो पुलिस जो है बलूचिस्तान के अंदर जो पुलिस के कैडेट्स हैं ये कोई नई बात तो नहीं है, ये कच्ची दीवारें देख ये स्कूल भी बहुत पुराना है। तो IGF से वज़ीर आला बलूचिस्तान जिन्होंने शायद 2 माह पहले ही इसी स्कूल की एक तकरीब में वादा किया था कि इस स्कूल की 4 दीवारी के लिए उन्होंने रकम भी मुख्तस की थी। क्या वजह है कि जब
یہ ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس ہوتے ہیں تو وہاں پہ آئی جی ایف سی یا آئی جی پولیس ان معاملات کو نہیں اٹھاتے تاکہ جلد از جلد اس سیکیورٹی کے انتظامات کیے جا سکیں؟ آپ کے خیال میں جو بلوچستان کے اندر پولیس ہے وہ اتنی ہمت کیوں نہیں کرتی کہ اپنے لوگوں کی تحفظ کے لیے آواز اٹھائے ایپیکس کمیٹیوں میں اور صوبائی کابینہ کے اندر؟ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ ایک پولیس کے اگر آئی جی ہیں تو آپ کی رسپانسبلٹی ہے اپنے فورس کی ٹریننگ، ان کی حربی تربیت اور اس کے ساتھ ان کی ایڈمنسٹریشن، سب چیزوں کو دیکھنا ہے. اور پھر خاص طور پہ پولیس ٹریننگ سینٹر تو ڈائریکٹ جو ان کے کمانڈنٹ ہوں گے، کوئی ڈی اے جی رینک کے ہوں گے جو میرا اندازہ ہے، اور وہ آئی جی کے انڈر ڈائریکٹ انڈر ہوتے ہیں کیونکہ یہ ان کی فورس ہوتی ہے. اور ان کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر ٹریننگ سٹاف ٹرینڈ ہوتا ہے، جو وہاں پر انسٹرکٹرز ہوتے ہیں جو ان کو ٹرین کرتے ہیں، کم از کم 30-40 لوگ وہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی یہ لوگ بھی پراپر ٹرینڈ تھے، ان کی پاسنگ آؤٹ ٹریڈ ہو گئی تھی. اس کا مطلب ہے انہوں نے ٹریننگ پوری پولیس کی حاصل کر لی ہوئی تھی. انہی میں سے اگر یہ اپنے انسٹرکٹر جو ہوتے وہ ان کے کمانڈرز ہوتے اور اگر انہی کو کوئی کریکشن فورس میں ٹرین کر کے بٹھایا جاتا تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے ساتھ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نے سرچ لائٹس پورے چاروں طرف رات کو آپ کی کیوں نہیں جل رہی تھی. آپ نے کم از کم 25 گز تک آپ کے پورے ایریے کو وہاں پر لائٹ نظر آنی تھی، تو کوئی بھی آئے تو وہ بھی نظر آ جائے، وہ بھی نہیں کیا گیا. اور پھر آپ کو اتنے لوگوں کو پاسنگ آؤٹ کے بعد آپ نے ان کو کیوں روکا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہوتا. کبھی بھی کیڈٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں، ریکروٹس پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اسی وقت ان کو 15 دن کی چھٹی دی جاتی ہے، وہ گھروں میں جاتے ہیں، اپنے گھر میں آرام کرتے ہیں، اس کے بعد آ کے اپنی نئی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان میں جوائن کر لیتے ہیں. آپ کی معلومات کہہ رہی ہیں کہ ان کو روکا گیا، آپ کی معلومات یہ کہہ رہی ہیں ان کو روکا گیا؟ جی 2 دن کے لیے روکا گیا، 2 دن کے لیے روکا گیا. ان کو کیوں روکا گیا اور پھر وہاں سے کس نے انفارمیشن لیک کی یہ بھی آپ نے نہیں دیکھا. تو بغیر صاحب آپ کے خیال میں آئی جی پولیس بلوچستان ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے اتنی سنگین ناکامیوں کے بعد؟ میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو خود ریزائن کرنا چاہیے. اس کے ساتھ کمانڈنٹ جو پولیس ٹریننگ سینٹر ہے he should also be taken to task because he is the main responsible person. انہوں نے کیوں انشور نہیں کی لوگوں کی سیفٹی؟ آپ نے جو دہشت گرد سیکنڈ یہ بات ہے متی اللہ کہ یہ بات نہیں، جو دہشت گرد دنیا کو میسج دینا چاہتا تھے وہ اس میں کامیاب ہو گئے. 2 لوگوں نے، ایک تو پہلے ہی مر گیا تھا جو گیٹ کے اوپر ہی، 2 لوگوں نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے بغیر صاحب آپ سے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. جان چکزئی صاحب دیکھیں میری آپ سے درخواست ہے، آپ سیاستدانوں سے اسی جگہ پہ بیٹھ کے کئی بار ایسے سانے ہوئے اور آدھا پروگرام مذمت اور افسوس میں گزر گیا بغیر کسی مذمتی بیان کے. جان صاحب یہ بتائیں کہ چودھری نثار صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دھماکے کم ہو گئے، آپ نے سنا پروگرام کے شروع میں، اب تعداد کم ہو گئی ہے. کیا وزیر داخلہ کو اس طرح کے طفل تسلیاں دینی چاہیے بلوچستان کے عوام کو؟ اور کیا وزیر داخلہ کی یہ ناکامی نہیں ہے، آپ کی وفاقی حکومت کی ناکامی نہیں ہے، آپ کی اتحادی صوبائی حکومت کی ناکامی نہیں ہے؟ ایک شخص پہ کان پہ جون تک نہیں رینگتی، استعفے کی بات دور کی بات ہے. آپ کے وزیر داخلہ صوبائی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے فیلئر نہیں ہے، جو ہے انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، سیکیورٹی فیلئر نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیے میں پہلے تو شکریہ آپ کا اور آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں پاکستان کے عوام کو یہ میسیج دوں گا بلوچستان گورنمنٹ کے ایک ذمہ دار شخصیت سے حیثیت سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ زیری کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ اور ہمارے سیکورٹی فورسز ایک مشکل دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملوث ہیں. ہمیں ان کی سپورٹ یکجہتی کی ضرورت ہے. اس واقعے میں ایک ایس ایس ڈی کا جوان بھی شہید ہوا جن پہ انویسٹمنٹ اور ان کی ٹریننگ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح ہوتی ہے. رہی یہ بات کہ کیا پریونٹیو سائڈ پہ ہم کچھ کر سکتے تھے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا کچھ ہم کر سکتے تھے، لیکن ایک چیز ہمیں عوام کو سچ بتانا ہوگا، جھوٹ نہیں بتانا ہوگا. اری کے بعد مودی نے سب کے سامنے کہا کہ ہم اس کا بدلہ بلوچستان میں لیں گے. دنیا میں آپ مجھے بتائیں آئی ایس ایس کی ٹیررزم کیا یورپ کے کسی بھی پریزیڈنٹ نے، امریکہ نے، انہوں نے 100% کم کی ہے؟ وہاں پہ کوئی واقعہ نہیں ہوا. کیا 2009 کا بلوچستان جس میں ہم 80% زیادہ ریٹ کھو چکے تھے، کراچی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا، فاٹا HQ بنا تھا انٹرنیشنل ٹیررزم کا، آج اس پاکستان اور 2009 کے پاکستان میں فرق ہے؟ اچھا پھر اہم بات یہ، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں یا دوسری حصوں میں 0% دہشت گردی کا واقعات کو یقینی بنانا ہے، ایک ہی علاج ہے، سپلائی سائڈ ٹیررزم نہ ہو. سپلائی کا مطلب کیا ہے؟ آخری جملہ مجھے یہ بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سر یہ جملوں کی بات نہیں ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا سیکیورٹی کے
तमाम इंतजामात 100% मुकम्मल थे मैं ये नहीं कह रहा, और दाइश कामयाब हो मैं गई। ये नहीं कह रहा, मैं ये कह मतलब रहा आप अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान दे रहा हूं, की ये इसलिए कच्ची दे रहा हूं, दीवारें देखी हैं आपने इसलिए जान साहब, ये इसलिए कच्ची, कि ये अमेरिका में के- कच्ची दीवारें होती हैं। इसलिए कि अमेरिका आपका का वज़ीर बजट, आला 2 माह पहले ऐलान कर रहे हैं और आज ये आप देख रहे हैं हालात इसलिए कि क्या हुए। अमेरिका का बजट हमारे पास नहीं है, उनकी सिक्योरिटी इदारों की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास नहीं क्या है। बजट है आपका? अच्छा, आपके वज़ीर आला ने ऐलान क्यों किया अगर बजट नहीं था? दूसरी झूठ बात बोला ये- आपके वज़ीर हाँ, आला ने। दूसरी बात ये कि अगर आप चाहते हैं कि 0% हो, आप सरेंडर कीजिए सीपैक, आप कश्मीर को भूल जाइए, आप बांग्लादेश की तरह इंडिया को एम्ब्रेस कीजिए, ताकि फिर कोई वाकया जान नहीं साहब, होगा। आप इंडिया- आप नहीं, देखें, सॉरी, आप आवाम को अपनी मिसगाइड कर रहे हैं, अपनी नाकामी आप मानते हैं, narrative को अपनी twist कर नाकामी रहे हैं। मानते हैं, आप क्यों आवाम को नहीं बता आप रहे अपनी हैं नाकामी कि मानते हैं? हमारी नाकामी क्या, एपीएस के अटैक में कोई हुकूमत गई क्या? कराची में जो 16,000 लोग गए वो गए क्या? प्रेसिडेंट ओलान फ्रेंच में जो वाकया हुआ उससे वो मुस्ताफी हो गए क्या? बर्नार्डिनो में जो वाकया हुआ, वज़ीर दाखिला मुस्ताफी नहीं होने चाहिए सुबाई आपके? देखिए, ये दूसरा बड़ा सानिया है चंद माह के अंदर। क्या दहशतगर्दी की जंग में हम मुलविस हैं? यस या नो? क्या हम हालत जंग में अच्छा, हैं? किसी सरकारी मुलाजिम को हटा देंगे आप? देखिए, इस किसी वाकये के को बारे में कुर्बानी का बकरा बनाएंगे? नहीं, कोई इन कुर्बान- इंसानी देखिए- जानों की कोई कीमत नहीं है जान देखिए, साहब। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों के जज्बात को जो है आप लोगों के जज्बात पहले ही उनके अच्छा, 60 बंदे नहीं, 60 खानदान मुतासर देखिए, हुए। देखिए, आप कहते हैं मेरे सवाल से उनके देखिए, जज्बात अगर मुतासर आप हुए। ये कह रहे हैं कि इस वाकये की तहकीकात नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसकी ऑपरेशनल डिटेल्स हमारे सामने आएगी और हम बताएंगे। लेकिन ये कहना जैसे हमें पहलों misguide का, नहीं करना जिस तरह के पहलों का पहलू का बताया, क्या बताया आपने? ये बताया जो कत्ल हुआ वकीलों का 60 से ज्यादा अच्छा, मैं वकील ये- शहीद सुनिए ना, हुए, अगर- क्या बताया? क्या सुनिए, हुआ बताएं सुनिए, आवाम को। सुनिए आप सुनेंगे ना? थैंक यू। वो वहाँ की लोकल एक एलईजे के नाम पे मिलिटेंट्स ने एक्सिक्यूट किया था। सुसाइड बॉम्बर्स टीटीपी जो लेफ्ट ओवर अफगानिस्तान में उन्होंने दिए थे और वो उनकी फाइनेंसिंग और लॉजिस्टिक रॉ इंडियस ने मिलकर दिए थे। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि सिर्फ जब वाकया होता है इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड होता है, फाइनेंसेस होते हैं, वो क्रॉस करता है बॉर्डर। हमारी जिम्मेदारी वो ज्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, आप लोग इतने ऑर्गेनाइज नहीं है, हुकूमतें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, वो बहुत ऑर्गेनाइज है। मैं आपकी तरफ आऊंगा जान साहब। दुरानी साहब, बात ये है, इसमें सियासत की बात नहीं है। आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत रही है और ये कॉलेज जो है उस वक्त भी वहाँ पे मौजूद था और शायद इससे बुरी हालत में था और कच्ची दीवार भी नहीं थी। आप लोगों ने क्या किया था वहाँ पे इन हालात को बेहतर बनाने के लिए, खासकर पुलिस के इस तरबियती कॉलेज के हालात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तो भी बलोचिस्तान से, आप बताएं अपने दौर का। हम सब जितनी भी हुकूमतें गुजर चुकी हैं, ये आज का सेंटर नहीं है। यही मैं कह रहा हूं। आपने क्या किया? आप बता दें। ये पुलिस सेंटर आज से नहीं है, बल्कि ज़िया-उल-हक साहब के ज़माने से ही उस वक्त ये शिफ्ट हो गया था वहाँ पर। चलिए हम ज़िया साहब को, ज़िया-उल-हक साहब को फोन में ला लेते हैं। मैं एक चीज़ गुजारिश 2008 से बाद आपकी हुकूमत ने क्या किया दुरानी साहब? ये बताएं। कुछ चीज़ें ऐसे मैं जानता हूँ कि हम में बहुत कमज़ोरियाँ हैं और हमने बहुत कमज़ोरियाँ दिखाई, जिसका खमियाजा आज हमने लाश उठा करके हमारे सर पे आ गया। हमारे बच्चों की लाशें, अगर बलूचिस्तान गवर्नमेंट में या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हमने कुछ चीज़ों की नालायकियाँ अगर दिखाई, कमज़ोरियाँ अगर अपनी दिखा दी, तो आज हमारे लिए गम तो हमारे घर में आ गया। अगर उस वक्त की सियासत को हमने देखा, ये घर आपके में नहीं आया, पूरी कौम परेशान है, पूरी कौम के घर में मातम है। ये जो सानिया हुआ है, आप हमेशा कहते हैं हमारी लाशों और बात खत्म हो गई। मतीउल्लाह जान साहब, जब आर्मी का जीएचक्यू के साथ मस्जिद में जुमे के नमाज पर, आपको याद है रावलपिंडी की बात, पिंडी में, ठीक है, वो वाकया जब हुआ तो बाद में जब तहकीकात हुआ तो पता चला कि वो लड़का भी इधर ही घर में आया। हाँ, ये जो मुसीबत है, जब इसकी तहकीकात होंगी, जो नतीजा आएगा, अभी जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि 2 दिन के लिए स्टे कैसे करवा दिया गया, ये उस तहकीकात की कमेटी के अंदर ब्रिगेडियर साहब ने बहुत बड़ी एक बात की कि जो जेन्युइन बात है, हकीकत बात है, जब तहकीक हो जाएगा तो घर के अंदर सब कुछ नज़र आएगा, ये बाहर से नहीं हो रहा है। आपके ख्याल में कुर्बानी का बकरा कौन बन रहा है? मैं अभी नहीं जानता कि कुर्बानी का बकरा किसको बनाया दिया जाएगा, लेकिन हुकूमतें इसके दबाव में रहेंगी। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह सियासतदान इतने बड़े सानहे पर भी अपनी सियासत चमकाते हैं। एजेंसी रॉयटर्स ने जो है एक तस्वीर जारी की है और ये तस्वीर जो है ये दाइश जो कालाधन तंजीम है उसकी एक खबर रसां एजेंसी की हवाले से उन्होंने जारी की है और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि 3 दहशतगर्द हैं जिन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और उसके अलावा ये भी दावा किया जाता रहा कि तालिबान, बल्कि एक लश्कर जंगवी अल आलमी ने जो है उन्होंने भी दावा किया कि वो
ان کے اوپر بھی بلکہ ہماری حکومت نے اور صوبائی انتظامیہ نے کہا کہ وہ اس میں ملوث ہیں. ابھی تک 3 تنظیموں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اس میں ملوث ہونے کا. آپ کو لیے چلتے ہیں ہم ایک وکٹم فیملی کے پاس. نذیر اللہ اچکزئی جو کہ کوئٹہ میں ہیں, ان کے جو چچا ہیں شہید نقیب اللہ اچکزئی, وہ اس سانے میں شہید ہوئے, دہشت گردوں کا نشانہ بنے. نذیر اللہ اچکزئی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. نذیر اللہ صاحب, یہ جو سوال اٹھ رہا ہے بار بار کہ ان کی پاسنگ آؤٹ کے باوجود وہ اپنی تمام تربیت مکمل کر چکے تھے, ان کو پھر بھی 2 دن کے لیے روکا گیا. کچھ معلومات ہیں آپ کے پاس کہ کیا وجہ بتائی گئی روکنے کی اور کیوں روکا گیا تھا اور کس کے حکم پہ ان کو روکا گیا تھا؟ جی بہت مہربانی آپ کی. کس چیز کو روکا گیا تھوڑا اگر یہ جو کیڈٹس ہیں جو تربیت جن کی مکمل ہو گئی تھی, یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنی تربیت مکمل کرنے کے باوجود بھی گھر نہیں جانے دیا گیا اور 2 دن تک وہاں روکا گیا. یہ کیا معلومات ہیں؟ بالکل جناب, جیسے آپ نے بتایا ایک اہم سوال بھی یہی ہے, اور ابھی ہم جا رہے قبرستان کی طرف, وہاں پہ تدفین ہو رہی ہے, جنازہ بھی ہمارے ساتھ ہے. بات اصل میں بھی یہی ہے کہ جو کیڈٹس کے ٹریننگ پورا ہو گئی تھی, یہ کیڈٹس یہ جو ہے پولیس اہلکار سارے یہ تقریباً اپنے شہروں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے, مگر اس کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر بلایا گیا. ابھی میرے ڈسٹرکٹ کمشنر اور کمانڈنٹ ایف سی, اسسٹنٹ کمشنر چمن سب ہم آپس میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے ذہنوں میں بھی یہی ایک اہم سوال ہے کہ اگر کچھ لوگ ذرائع کا کہنا ہے کچھ لوگوں کی کہ ان لوگوں کو اس لیے بلایا گیا کہ اس کو شاید عمران خان کی 2 نومبر کی اسلام آباد لاک ڈاؤن کے حوالے سے یہ آپ نقیب اللہ اچکزئی کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ڈیوٹی سے ان کو بلایا گیا, یہ کیڈٹوں میں شامل نہیں ہے. میں وہ بالکل میرا چھوٹا چاچا تھا جی, اور اس حوالے سے ہمیں ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی نہیں, لیکن وہ آلریڈی پولیس میں فرائض انجام دے رہے تھے اور وہ ڈیوٹی پہ متعین تھے یا وہ کیڈٹ تھے؟ وہ تقریباً وہ تو پہلے فارغ ہو چکا تھا. اچھا, ان کو بلایا گیا تو ایک گروپ ایسا تھا کہ جن کو بلایا گیا کالج میں کہ آپ یہاں رکیں, اور جو کیڈٹ تھے وہ میرے خیال میں ابھی بھی تربیت ان کی جاری تھی. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں, نقیب اللہ ان لوگوں میں شامل تھا جس کی تقریباً 1 سال پہلے یہ ٹریننگ مکمل ہو چکی تھی. ٹھیک ہے, مگر اب نقیب اللہ کو ناگزیر وجوہات میں اس ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کتنے لوگوں کو بلایا گیا تھا نقیب اللہ کے ساتھ, کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ اس کا بھی تقریباً میں اسے ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا, مگر میرا جو اندازہ ہے, جو ابھی قلعہ عبداللہ کے ڈی پی او کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو ابھی زخمی ہمارے پولیس اہلکار وہاں پہ کچھ جو بچ گئے, تقریباً 700 اہلکار اس میں موجود تھے ہمارے ڈی پی او کے مطابق. تو اس کو ڈی پی او کا بھی یہی سوال تھا, ڈی پی او بھی مجھ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ ہمیں بھی پتہ نہیں, نہ ہمیں بتایا گیا ہے, صرف ہمیں یہ بتایا گیا کہ اتنے بندوں کو آپ واپس بھیج دو پولیس ٹریننگ سینٹر. مگر ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے, صوبائی گورنمنٹ نے خاص کر, اس نے 30 ارب روپے بجٹ رکھا پچھلے سال, مگر ایک واحد ٹریننگ سینٹر پورے بلوچستان کی, اس کی ابھی تک 4 دیوالی مکمل نہیں کی گئی. تو اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں, کیا ہم کب تک جنازے اٹھائیں گے؟ یہاں پہ تو سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا, اس حادثے سے پہلے یہ کہنا تھا ان لوگوں کا کہ خدا را کوئٹہ کو اللہ بچا دے, چمن کو اللہ بچا دے, کچھ نہ کچھ واقعہ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ 2 تاریخ جب قریب 2 نومبر جب قریب آتا جا رہا ہے, تو ایک لوگوں کے ذہن میں خدشہ تھا کہ وکلا کی طرح کوئٹہ میں جو 8 اگست کو ثانیہ ہوا اور اے پی ایس کا جو ہوا, یہ سارے ایک میڈیا کا, پورے ملک کا اور عوام کی جو نظریں وہ ابھی اس طرف ہو گئی. مگر یہ شکوک و شبہات کی بنا پر ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, نذیر اللہ اچکزئی صاحب, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اور بہت ہمیں بھی افسوس ہے, ہمارے دل بلوچستان کے ان عوام اور ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جن کا نقصان ہوا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بریگیڈیئر حارث صاحب, آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ کے خیال میں
یہ جو ہے ایک انتظامی ناکامی ہے یا سیاسی قیادت کی ناکامی ہے، یا پھر اگر سچی بات اگر کریں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلئر بھی ہے اور ہمارے جو خفیہ ادارے ہیں ان کا بھی آپس میں رابطوں کا بہت بڑا فقدان ہے؟ دیکھیں مطیع اللہ، اسی لیے نیکسٹ ایکشن پلان میں ایک نیکٹا کو کہا گیا تھا کہ اس کو آپ فعال بنائیں گے تاکہ تمام کوارڈینیشن یہاں پر ہو اور اس کے بعد ڈسیمینیشن کی جائے انفارمیشن کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظامی بھی کمزوری ہے اور سیاسی بھی ہے. انتظامی ایسے ہے کہ آپ کبھی بھی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد ریکروٹس کو نہیں روکتے کہ اتنے عرصے کے لیے کہ 2 دن کے لیے آپ روک لیں اور اس کے بعد ان کا کوئی آپ نے حفاظت کا بندوبست بھی نہ کیا ہو، آپ اور لوگوں کو بلا کے بٹھا رہے ہوں. میں بھی پولیٹیکل اس لیے حساب سے کہ ہو سکتا ہے اس فورس کو آپ نے کہیں بھیجنا ایمرجنسی کے لیے رکھا ہو کہ ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے 2 نومبر کے حساب سے، یا کوئی اور اس طرح کی کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، یا بلوچستان میں ہی کوئٹہ کے اندر ہی ایسی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کا فالو 2 نومبر کا کوئٹہ میں آتا ہے تو آپ فورس کو اکٹھا کر رہے ہوں گے. یہ کئی پروز اینڈ کونز ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. اور اس کا بھی جو وہاں کے کمانڈنٹ ہیں یہ پولیس ٹریننگ سکول کے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کس نے انسٹرکشن دی، کیوں ٹھہرایا گیا، اور اگر ٹھہرایا گیا بینگ اے یونیفارم پرسن آپ نے ان کی حفاظت کے کیا انتظامات کیے. آپ نے سوچا کہ بلوچستان میں پہلے ہی مودی سرکار نے وارننگ دی ہوئی ہے کہ ہم بلوچستان میں دہشت گردی کی کارروائی کریں گے، ہم اس کو ڈیسٹیبلائز کریں گے، ہم بلوچستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. انٹیلیجنس رپورٹس بھی دی جا رہی ہیں. جب کی گئی عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کو کہا گیا کہ جلسہ نہ کریں، تو ان کو تو ڈرا رہے ہیں لیکن اپنے حفاظت کے لیے کوئی انتظامات نہیں کر رہے، اپنے اہلکاروں کی، اپنے بچوں کے لیے. سیکنڈ یہ بات ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئٹہ کے اوپر بھی ہم بارڈر ریگولیٹ کریں گے، بارڈر مینجمنٹ کریں گے، تو وہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب، مولانا فضل الرحمان، وہ جو اسفندیار ولی صاحب، وہ آگے اس کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو اپنے ووٹ کے لیے بھی استعمال کرنے کے یہاں پہ سیاسی مخالفت جو ہے نا اس کو ہم براہ راست ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ وہ تو سیاستدانوں کا کام ہے بیان بازی کرنا. اصل کام تو ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہے جن کے اوپر یہ قوم پیسہ خرچ کرتی ہے، جن کی تربیت کی جاتی ہے، ان خفیہ اداروں کا ہے کہ انہوں نے کارروائیاں کر کے ایسے کارروائیوں کو ناکام بنانا ہے. میرا سوال جو ہے، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ایک ریز کیا نیکٹا کے حوالے سے. میں پہلے نیکٹا کے جو موجودہ سربراہ ہیں سلمان غنی صاحب، ان کے ساتھ ہم نے جنوری میں تقریباً 11 مہینے پہلے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا. اس وقت ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ خفیہ ادارے اپنے رابطے کو بڑھانے کے لیے، کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. دیکھیں جنوری میں انہوں نے کیا جواب دیا تھا، اور آج جو ہیں وہ شاید اپنا ٹیلی فون بھی بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ کسی کی کال بھی اٹینڈ نہ کرنا پڑے. دیکھیں سلمان غنی نے جنوری میں کیا کہا. طالبان کے جو گروپس ہیں جو طالبان کے خلاف کارروائیاں ہیں اور جو کارروائیاں آرمی کر رہی ہے، فوج کر رہی ہے، وہ تمام خفیہ معلومات دینے کے پابند ہوں گے آپ کو تاکہ آپ پھر ایک پالیسی بنائیں. پہلا فنکشن نیکٹا کا یہی ہے. سارا صرف انٹیلیجنس نہیں لکھا گیا، انٹیلیجنس انفارمیشن دونوں اس ایکٹ کے تحت پابند ہیں. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی آپ کو معلومات پرووائڈ کرنے کے پابند ہیں. آپ ایکٹ پڑھیں کیونکہ آپ نے ان کے نمائندے تو مانگے ہیں. بالکل، اور ان کے ہر ناٹ اونلی فار جے آئی ڈی، ہر جو ہم یہاں پہ میٹنگ کرتے ہیں، چاہے منسٹر انٹیریئر کریں چاہے یہاں پہ ہو، ان کے نمائندے یہاں پہ ہر چیز میں جس طرح میں نے عرض کیا موجود ہوتے ہیں. سلمان غنی جو ہیں نیکٹا کے سربراہ جو تھے وہ ہمیں انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ خفیہ اداروں کی، اور یہ جنوری کی بات ہے. تو جان اچکزئی صاحب، یہ نیکٹا کے حوالے سے تو آپ کچھ بتائیں نا، یہ ادارہ آپ کے حکومت نے کتنا اس کو فعال بنایا، اور ہر سانے کے بعد ہم نیکٹا کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، میں جہاں تک بلوچستان میں سیکیورٹی معاملات کا جتنا پرائیوی ہوں، میں آپ کو ایک اپنا انیکڈوٹل آپ کو مثال دے رہا ہوں. ایک واقعہ 3 مہینوں بعد ہوتا ہے، بہت افسوسناک ہے، ہم سب چاہیں گریوڈ ہیں، لیکن انہی سیکیورٹی اداروں نے اس طرح کے درجنوں واقعات پریونٹ کیے ہیں. ان کا جو ہے ان کا کلا کھما کیا ہے، ان کے جو آپریشنز ہیں وہ نیوٹرلائز کیے ہیں، اور یہ صرف ایک نہیں ہے. اب
आपको अगर दहशतगर्द हैं आपको एक दफ़ा लकी होना चाहिए कि आप जाके वहाँ पे धमाका करें, और सिक्योरिटी फोर्सेस को 100 दफ़ा जो है इसलिए हमें सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं मैं आपको, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वाकयात को रोक किया तो हम मुंह बंद करके बैठ गए। नहीं, इतने बड़े साने के बाद हम सवाल भी नहीं करें आपसे। मैं आपको बैलेंस व्यू बता रहा हूँ कि रियलिटी को भी हमें नहीं छुपाना चाहिए। यही सिक्योरिटी इदारे हैं जो इस मुल्क में हज़ारों ऐसे वाकयात हैं जिसमें हमारे हज़ारों लोग शहीद हो सकते थे, उनको प्रिवेंट किया, लिहाजा क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू है। अब मैं ये अर्ज करूंगा कि क्या गैप्स हैं? बिल्कुल हैं। क्या सिक्योरिटी का हवाले किया क्या है? नेक्टा के हवाले से बताएं ना, किधर है नेक्टा आपकी? देखिए नेक्टा जो है वो सिर्फ बलूचिस्तान के हवाले से काम नहीं कर रही, पूरे मुल्क में काम कर रही है। फाटा KPK पंजाब हजारों ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसमें इंटेलिजेंस की बुनियाद पे हो रहे हैं। आखिर कोई तो है जो कोऑर्डिनेशन करता है, जो फुल इन करता है मालूमात। इसका मतलब जो हमारे सिक्योरिटी देखिए ये हमारे चला रहा है। नहीं साहब ये कोई जवाब नहीं है कि कोई तो है जो चला रहा है। नेक्टा का क्या किरदार है, क्या कर रही है नेक्टा, कहाँ है इस वक्त? देखिए नेक्टा का काम है इंटेलिजेंस गैदरिंग, क्या हो रही है? बिल्कुल हो रही है, कोऑर्डिनेशन है। कौन सी कोऑर्डिनेशन है नेक्टा तो मुझे बताएं कि ये जनवरी में उन्होंने कहा था कि नेक्टा फाल होगी, क्या आज जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट बन चुका है? देखिए अगर तो पिछले दिनों सुन रहे तो किराए की इमारत नहीं मिल रही उनको अपने दफ्तर के लिए। क्या उनकी एक्सिक्यूशन में नई एनर्जी की जरूरत है? बिल्कुल है। जो सामने है उससे हमने सबक सीखना है, बिल्कुल सीखना है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, हमें सिक्योरिटी इदारों को उनकी कुर्बानियों को अंडरप्ले नहीं करना चाहिए जब हमें हालत है जंग में। और आखिर में और एक बात ये हमारे इदारे हैं और सवाल करना हमारा फर्ज है, हमारा बिल्कुल जवाब देना भी हमारा हक है। अच्छा फिर ये कि इस वाकये के बारे में जो कंस्पिरेसी थ्योरियां डिस्कस हो रही हैं उनको इन्वेस्टिगेट हर एंगल से किया जाएगा। और उसमें जुडिशल कमीशन बनेगा। देखिए जुडिशल कमीशन तो एक इंक्वायरी कमीशन होता है, वो इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी इदारे कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? वही पुलिस जिसके ऊपर इल्जाम है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं जो प्रीमियर हैं, जिनकी एक्सपर्टीज हैं, अभी आप उन पर भी शक करने लगे। शक की बात नहीं है। क्या ये जुडिशल कमीशन का काम नहीं है? देखिए जुडिशल कमीशन माजी में हुए हैं, क्या उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की? ये जो अभी काजी फायजी से कर रहे हैं, ये वकला के जो मैसेकर हुआ है, क्या इस पे भी आपको एतबार नहीं है? देखिए वो उनके कुलीग्स थे, उनके बारे में तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि वो शायद इमोशनली अटैच्ड हैं, लिहाजा उनकी न्यूट्रलिटी पे सवाल उठाए गए हैं। इसका मतलब कमीशन की जरूरत नहीं है। देखिए सिक्योरिटी लैब्स अगर हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सिक्योरिटी इदारे करें, किन की एक्सपर्टीज है? बाद जो आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का वाकया हुआ, आपने कहा कि चले कमीशन जो बनते हैं आपको पता है, लैप्सेस पे किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई महकमाना बता दें। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर इतना बड़ा सानिया था, उसके उनके पेरेंट्स आज भी कह रहे हैं कि अदालती कमीशन बनाएं। बताएं उनके पेरेंट्स को कि क्या कार्रवाई हुई उस पे, किन के खिलाफ गफलत के ऊपर नाकामी पे कार्रवाई हुई। अगर आप समझते हैं कि अफगानिस्तान से क्रॉस करके आने वाले दहशतगर्द उनकी कल्पेबिलिटी यहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर पे बनती है तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं। तो हिफाजत करना किसका काम है? आपका काम नहीं है। देखिए दुनिया में मतलब हम दहशतगर्दों से फिर मुआफ़ज़त दुनिया में कौन सी गवर्नमेंट है जिन्होंने 100% दहशतगर्दी का खिलाफ किया? कोई मिसाल आप दें। चले दुनिया में कोई गवर्नमेंट अपने एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं करती। नहीं उनको आप जनरलाइज कर रहे हैं। नहीं, आपने क्या कार्रवाई की आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के हवाले से? जो कितने लोगों को सस्पेंड किया, मुअत्तल किया, उनको जेल भेजा है जो लोग की वजह से? देखिए जो कार्रवाई वहाँ पे होनी थी, जो लेसन्स हैं वो लर्न किए गए, लिहाजा अच्छा लेसन भी लर्न हो गए। चलें अच्छी बात। कितने सिक्योरिटी और उन लेसन के लर्न करने के बाद कि ये मुकला का सानिया हुआ और उनमें लेसन जो आपने लर्न किए फिर ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल का सानिया। अभी मुझे बोलने दें, सॉफ्ट टारगेट हजारों हैं बलूचिस्तान में भी, KPK में भी। इन वाकयात के बाद हजारों की सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है, हजारों की। अच्छा इस हार्ड टारगेट जो है वो भी हजार कल जो वाकया हुआ है एक दिन के अंदर आपने मजीद सिक्योरिटी नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हम देख रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट और हार्ड टारगेट को अटैक किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। पता नहीं चला कि ये सॉफ्ट टारगेट था या हार्ड टारगेट था। इसकी कच्ची दीवारें जो है इससे तो लग रहा था कि ये बड़ा हार्ड टारगेट है, तो इसका भी आपको नहीं पता चला था आपकी गवर्नमेंट को? अगर आप समझते हैं कि ये सॉफ्ट टारगेट था या दुनिया में मुल्क गारंटी कर सकता है कि जीरो दहशतगर्दी वाकया, आप मुझे बता दें। सर गारंटी तो आपकी देखिए मतियुल्लाह, मेरा कोई गारंटी नहीं दे सकता तो मेरे ख्याल में एक चीज हमें सीखना चाहिए। गारंटी तो किसी चीज की नहीं है मेरे ख्याल में। गारंटी तो आपकी हुकूमत की भी नहीं है कि कल 2 नवंबर को रहेगी या नहीं रहेगी। गारंटी तो आपको किसी चीज की नहीं है, मगर सिर्फ आपको अपनी हुकूमत की गारंटी है कि वो नहीं कहीं जा रही, बाकी किसी की कोई गारंटी नहीं। ब्रिगेडियर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्योंकि मैं ये पॉलिटिशियंस की मतियुल्लाह मेरा पॉइंट सिर्फ मतियुल्लाह ये है कि देखें आप सिक्योरिटी मेजर्स लें, आप हर लिहाज से सिक्योरिटी को ठीक करें, उसके बाद अगर कोई हादसा हो जाए तो आप ये कहते हैं ठीक है दहशतगर्द था, इनिशिएटिव था, उसने जो करना था कर लिया, लेकिन कोई परफेक्ट सिक्योरिटी मॉडल दुनिया का बताएं आप मुझे।
فوراً آپ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. دنیا کے نہیں تو ہم بھی اسی دنیا میں رہ رہے ہیں نا, ہم تو اسی دنیا میں رہ رہے ہیں. دنیا میں پولیس ٹریننگ اسکول کچی دیواروں کے دنیا میں اس مسائل کے باوجود پھر کیوں دنیا ہو رہے کے ہیں جو سیکٹری فائنانس لندن میں ہوئے ہیں, جو سیکٹری فائنانس ہیں, ان کے بکسوں سے اچھا آئی ایس ایس نے عراق کو کیوں قبضہ کیا؟ آئی ایس ایس کے خلاف پوری دنیا کیوں اٹھی ہے؟ کیا لوگوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا آئی ایس ایس کے خلاف؟ یس یا نو؟ اچھا ایک سوال دورانی صاحب میں آپ کے پاس. اب یہ سیاستدانوں نے, خواجہ صاحب نے پہلے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایل او سی پہ حملہ کر رہا ہے اور ورکنگ باؤنڈری پر کوئٹہ اور پشاور میں جو ہے وہ دہشت گردوں کی کارروائیاں کر رہے ہیں, اور امریکہ جو عمران خان ہیں وہ اسلام آباد میں حملے کی تیاری کر رہے ہیں, اور کیا یہ ایک حادثاتی کوارڈینیشن ہے؟ یہ خواجہ صاحب کی ٹویٹ تھی. اور اس کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے بھی الزام لگایا کہ یہ بھی جب بھی ہماری کوئی تحریک چلنے لگتی ہے اس طرح کے واقعات ہونے لگتے ہیں. اب یہ جو سیاست کی جا رہی ہے ان لاشوں کے اوپر, کیا اس چیز کو بند نہیں ہو جانا چاہیے؟ عمران خان کو بھی اور میرے خیال میں حکومتی وزراء کو بھی کم از کم کچھ دن انتظار تو کر لینا چاہیے کہ ابھی جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی شروع ہو جاتی ہے. بطور سیاستدان آپ اس کو شرمناک نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے واقعے کو سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے اور سیاسی بیانات کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اس میں جو لفظ ہے وہ جو داعش نے فوٹو دکھائے ہیں وہ سینسیٹیو ہے, اس کو آپ کچا نہ سمجھیں, اس کو ہی پاکستان کے اندر بہت طاقتور سمجھ لیں. اگر داعش ادھر موجود ہے اور اس نے اپنی تصویریں بھجوائی ہیں تو پھر داعش اداروں کے اندر بھی آ کر کے ایسا پروگرام کر رہا ہے کہ سب کو جمع بھی ایک ساتھ کر رہا ہے. پھر آپ اس کو اگنور نہ کریں. وہ کسی بھی تنظیم نے, جیسے کے جی بی اور سی آئی اے کی لڑائی میں کے جی بی والے کو سی آئی اے نے خریدا تھا, تو اسی کو بنیاد بنا کر کے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اداروں کے اندر بھی کتنا بھی طاقتور ادارہ کیوں نہ ہو, اس کے اندر بھی آپ صوبائی حکومت ہے بلوچستان کی, صوبائی حکومت ہو, باقی تمام یہ جو بھی آپ سلمان غنی صاحب کا دکھا رہے تھے, یہ یکجہتی اس وجہ سے نہیں ہوا کہ کچھ سیاستدانوں کی حکومت کے جو بیانات ابھی آ گئے آپ کے سامنے ابھی ایک ہفتہ پہلے, اس میں وہ سیکورٹی کا لیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اگر ہمارے اسی ادارے کو نیکٹا کو آپ فعال بنا کر کے رکھے اور اس کی سربراہیت ایک ڈبل ایجنٹ کر رہا ہوگا, پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس ختم ہو چکا ہے, تو اس لیے نیکٹا کو نہیں نہیں ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اس وجہ سے بہت سارے ادارے ایک دوسرے کے قریب نہیں جا رہے. یہ نیکٹا جو ہے نا آپ کی پیپل پارٹی میں نے 5 سال کے دوران سوئی رہی ہے, میں نے کہا حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا. اس وجہ سے کہ ابھی ایک وزیر اعظم کے ٹیبل پر آرمی چیف کا میٹنگ ہو جاتا ہے, وہ لیک ہو جاتا ہے, تو پھر میں اس کو کیا سمجھوں؟ ایک چیز ہے کہ میں اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ رہا, پولیٹیکل اینگل سے نہیں دیکھ رہا, میں انتظامی اینگل سے دیکھ رہا ہوں, انتظامی کمزوریوں کے اینگل سے دیکھ رہا ہوں, جس میں سے کوئی بنیاد جو ہے نا. ویلکم بیک. اپنا گریبان میں جان اچھکزئی صاحب, یہ وزیر دفاع صاحب کا جو بیان ہے, مطلب اس لمحے وزیر دفاع صاحب کو تو اس سے زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایسے موقعوں پر. میرے خیال میں بڑا سنجیدہ بیان ہے. اس حقیقت کو آپ جھٹلا نہیں سکتے کہ انڈیا نے ایل او سی مشرقی بارڈر ہیٹ اپ کیا ہوا ہے, مغربی بارڈر کے ذریعے کوئٹہ میں جو کارنیج ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. نہیں تو اس کو عمران خان سے آپ کیسے لنک کر سکتے ہیں؟ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ جب انڈیا نے دونوں بارڈرز کو ہیٹ اپ کیا ہے, ایک پارٹی کے سربراہ خان صاحب اسلام آباد میں ریاستی اور حکومتی ریٹ کو ختم کرنے آ رہے ہیں, تو حکومت دہشت گردی کے خلاف حکومت کا انیشیٹو وہ کل کر رہے ہیں, جو مومنٹم ہے وہ کل کر رہے ہیں. عمران خان کہتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے آپ لوگ کروا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کی تحریک آ رہی ہے. میرے خیال میں تو پھر ان کا بھی الزام صحیح ہے میرے خیال میں ان کو کہ آپ لوگ مودی صاحب کے ساتھ مل کے جو ہے یہ ساری کام کر رہے ہیں. ان کو میرے خیال میں اپنی ذہنی چیک اپ کرانا چاہیے. نہیں تو آپ کو نہیں چیک اپ کرانا چاہیے. یہ بیان جو ہے میں آپ کے سامنے راک ایجنٹ بیٹھا ہوں, وزیر دفاع نہیں آپ میرے آپ جو بات کر رہے ہیں الزام یہی ہے. This is what he is saying. تو وہ پاگل ہو گیا ہے. He is a crazy man. جو آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ بھی پاگل بنیں گے, مظاہرہ کریں گے. سوری آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں. نہیں انڈیا نے کہا ہے کہ ایسٹ اور ویسٹ بارڈر انڈیا کر رہا ہے, ایل او سی پہ فائرنگ نہیں ہوا ہے. اچھا بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے نہیں کہا یورا اٹیک کے بعد, آپ دکھائیں وہ کلپس تو پلیز. اچھا تیسری بات یہ کہ جب آپ حکومتی ریٹ کریں تو انڈیا کیا کہتا ہے ہمیں, کیا بنانا ریاست ہیں آپ, فیلنگ اسٹیٹ ہے. میں انڈین چینلز بھی چاہتا ہوں وہ ہمیں یہی کہتے ہیں, جو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے ذریعے. یہ کوئی انسیڈنس ہے, یہ کیا اتفاق ہے؟ اچھا عمران خان اگر احتجاجی ریلی نکالتے ہیں یا دہشت گرد کوئی کارروائی کرتے ہیں تو دونوں ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, کیونکہ ریاست تو کچھ کر ہی نہیں سکتی ان کے جواب.
दोनों के जवाब में आप तो खामोश बैठे हुए हैं, ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए हैं। आप लोग ना तो एक एहतजाजी रैली को मैनेज कर सकते हैं, ना ही आप दहशतगर्दी के हमलों को रोक सकते हैं। ये तो आपकी मैनेजमेंट का फेलियर है, अनलॉफुल है जो कुछ वो कर रहे हैं। आर्टिकल 3 ये है कि आप आवाम की जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दे हैव द राइट टू हैव अ नॉर्मल लाइफ। ये इस्लामाबाद आके क्रिपल करने आ जा रहे हैं। तो आप आवाम की जिंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम क्यों हैं? देखिए, हम 100% कामयाब नहीं हुए, लेकिन 80% इस मुल्क को दहशतगर्दी के नासुर से रिड्यूस करने में हम कामयाब हुए हैं। चलें, आपका तो ये अभी भी स्टैंड आपका बरकरार। ब्रिगेडियर साहब, ये जो मामला है कि दहशतगर्दी का जो सूरत हाल है, एक तरफ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल एक्शन प्लान बनता है, तासुर ये दिया जाता है तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हैं, मगर इस तरह के साने के ऊपर भी जिस तरीके से सियासत खेली जा रही है, तो ये क्या पैगाम दे रहे हैं हम दुनिया को और दहशतगर्दों को? देखिए मतीउल्लाह, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, ख़ास तौर पे मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर बजाय से कि इस वक्त वो इंडिया के ख़िलाफ़ बात करते या आके कोयटा में उनसे कंसोल करते, उन फैमिली के साथ और नमाज जनाजा में होते, इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल स्टेट से इससे पता चलता है कि ये लोग कितनी बुखलाहट का शिकार हैं। बेसिकली बात ये है कि हमने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल क्यों नहीं कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, या इमरान खान की भी आप बात कर रहे हैं? आप इमरान खान की भी बात कर रहे हैं? मैं डिफेंस मिनिस्टर की कर रहा हूँ। देखिए, इमरान खान ने जो बयान दिया है वो ठीक है। देखें, मैं वजह ये बताता हूँ, आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनीवन। बात ये है कि अगर बेसिकली मोदी गवर्नमेंट ये चाहती है, नॉट कि इसमें मैं फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, आई डोंट से, लेकिन वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट पूरा टेन्योर करे, ये क्योंकि उनको सपोर्ट करते हैं, आपस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए वो खुद अपने ब्रिगेडियर साहब मेरे ख्याल में पीटीआई के मेंबर हैं बाय डिफॉल्ट। आप मेरे ख्याल में पीटीआई के डिफॉल्ट, पीटीआई भी यही कह रही है। मैं पाकिस्तान का, सॉरी, आप पीटीआई का स्टांस इंडोर्स कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो हम बुखलाहट का शिकार हैं, हम इंडिया की तरफ मोदी गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप ये क्रेजी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो छोड़ दें, आप ये क्रेजी दावा कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये तो आपके बयान से तो साबित हो गया, ये तो आप वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपके पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की बात ये है कि आप कहें कि एक मुंतखब हुकूमत इंडिया मोदी सरकार के बिहाफ पे ये कुछ नहीं होने चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश है कि हम यहाँ पे टेन्योर करें। चालाकी है, इंडिया चाहता है कि हम आपस में लड़ते रहें, पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ वो बात करते हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक सेकंड जान साहब, एक सेकंड। ब्रिगेडियर साहब, इंडिया जो भी चाहता है, क्या इंडिया के चाहने और ना चाहने पे आपकी दिफाई और खारजा पॉलिसी हमारे मुल्क में बनती रही है? और क्या जनरल मुशर्रफ भी इंडिया के चाहने और ना चाहने पर तवज्जो देते रहे? आप अपना दिफाई तज्जिया थोड़ा सा इसकी वजाहत करें ना, कि इंडिया ये चाहता है और नवाज शरीफ को रखना चाहता है, तो इसका मतलब है नवाज शरीफ के खिलाफ हम क्या करें फिर? अगर इंडिया ये चाहता है तो फैसले मोदी ने करने हैं, फैसले इंडिया ने करने हैं या हमने करने हैं, आपने करने हैं? मतीउल्लाह, बात ये है, देखें, बात ये है कि हमें अपनी पॉलिसी पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे होनी चाहिए, कौमी मफादात पे होनी चाहिए, और उस इंटरेस्ट का तायन जो है ब्रिगेडियर साहब, उस इंटरेस्ट का रवैया वो नहीं होना चाहिए, हमें ब्रिगेडियर साहब स्ट्रॉन्ग स्टांस लेने की जरूरत है। ब्रिगेडियर साहब, उस इंटरेस्ट का तायन मुंतखब हुकूमत ने करना है, किसी एस्टैब्लिशमेंट ने तो नहीं करना है, पार्लियामेंट ने करना है, हुकूमत ने करना है, काबीना ने करना है। अब अवाम ने अगर उसको मैंडेट दिया तो फिर उस मैंडेट को कोई काम तो करे ना। आप ना इंडिया का जिक्र आप करते हैं, जनरल असेंबली में जाके आप बात करते हैं गुलबचन यादव की, आप उसका जिक्र नहीं करते हैं। आप बलोचिस्तान में दहशतगर्दी का जिक्र नहीं करते हैं, और हम कहते हैं पाकिस्तान के मफादात का दिफा कर रहे हैं। जी दुरानी साहब, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर दाइश ने कबूल किया है तो क्या दाइश का फंड जो है ना इंडिया दे रहा है? क्या इंडियन दाइश को फंडिंग कर रहे हैं? मेरे क्वेश्चन अभी मेरे जहन में आ रहा है। ये ब्रिगेडियर साहब से सवाल है, नहीं जनरली क्वेश्चन है, जो भी ले ले इसको, जो भी ले ले इसको। मेरे दुरानी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, 100% इंडिया क्या दाइश का जो लीडर हैं वो इंडिया जाते हैं, ये उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट पे, चाहे दाइश हो या पाकिस्तानी तालिबान हो या अफगान इंटेलिजेंस हो या राव, सब मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी चाहते हैं ताकि ये अनस्टेबल रहे, दुनिया को बता सकें कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का महवर है और पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, और वो कश्मीर के मामले को खटाई में डाल दे। बेसिकली उनका डिज़ाइन ये है,
और हम सब इसको समझते हैं। देखिए ब्रिगेडियर साहब मेरे ख्याल में तजिया करते हुए भूल गए कि उन्हें गैर जानिबदार होना चाहिए था, कहना चाहिए था कि यूएन इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि रियासती दहशतगर्दी, तो इंडिया की रियासती दहशतगर्दी की बात हो रही है। उन्होंने खुद कहा गुलबाशन के बारे में कई फाइल्स उन्होंने सबमिट किए, मलिहाल युद्दीन ने उठाया, हमारे वज़ीर आला सीख रहे हैं रॉक इन्वायरमेंट का, और आप ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि हम इंडिया के मुफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेरा एक चूंकि रिसर्च के हवाले से गुफ्तगू था कि अगर दाइश को फंडिंग रहा कर रहा है तो ये जो अमेरिका और नेटो और तमाम फोर्सेस जा करके दाइश को मार रहे हैं, तो वो इंडिया को बाश नहीं कर सकते कि यही इंडिया, यही दाइश अगर जा करके अब क्या कहते हैं इसको, शाम में, लबनान में, इराक में, हर जगह मौजूद है ना। और इस दाइश के मुतालिक जो गुफ्तगू है उसको अगर इंडिया सपोर्ट कर रहा है तो अमेरिका और इंडिया के फिर लिंकअप कैसे हो गया? साहब हमारे जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात है, यही तो मैं आपसे बात करता हूँ। इंडिया का अफगान इंटेलिजेंस का आप मुझे बताइए, अफगान गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करता है? अफगान गवर्नमेंट को किसके कंट्रोल में है? अमेरिकन के, टोटल अमेरिकन कंट्रोल में है। अमेरिकन से के, और मुशर्रफ दौर में शायद थोड़ी बहुत हमारी हुकूमत भी उनके कंट्रोल में थी, जॉन के कंट्रोल में। हमारी हुकूमत बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ये आपको बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए। साहब अल्लाह के लिए ये पाकिस्तान का जो सर्विसेज हैं, जब आप फेलियर की तरफ जाते हैं, इसके बाद अभी जब जर्नल्स आपस में जब रिटायर हो जाते हैं, आप लोग इस तरह के गुफ्तगू करते हैं कि नहीं होता। अल्लाह के लिए इस तरह न करें ना। मुशर्रफ ज़ियाउल की पॉलिसी भी ठीक था, मुशर्रफ की भी पॉलिसी भी ठीक था, सपोर्ट में काम कर रही है। नहीं आप मुझे ये बताइए, हमने कोई रिबटल दिए इंडिया को? नहीं, मुझे एक सवाल ब्रिगेडियर साहब से करना है। ब्रिगेडियर साहब, अगर हमारे तज्जियों और हमारे सियासी बयानात की ये सूरत हाल है कि इतना बड़ा अलमिया एक सूबे में हुआ है, लाशें उठाई जा रही हैं 61 ख़ानदानों से, और हम यहाँ बैठे कह रहे हैं कि हुकूमत मोदी के ख़िलाफ़ बात नहीं करती, और इमरान खान कह रहे हैं कि जब भी हम कोई तहरीक चलाते हैं तो बॉर्डर पे टेंशन हो जाती है, और आप बतौर दिफाई तज्जियाकार कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म बात नहीं करते इंडिया के खिलाफ, तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया नहीं है हमारी? अगर ये सूरत हाल है तो हमारे खुफिया इदारों के कैसे राब्ते होंगे? बताइए कि उड़ी में इंसिडेंट हुआ, उन्होंने उसी वक्त पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। उन्होंने पठानकोट में इंसिडेंट हुआ, उसी वक्त पाकिस्तान को ब्लेम कर दिया। अच्छा, मुझे बताएं समझ आती है ब्रिगेडियर साहब, छोड़ें अब ये सियासत छोड़ें, हम बात कर रहे हैं उन खानदानों की जिनके सियासत की बात से पाकिस्तान की बात। मुझे ये बताएं ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताएं, क्या खुफिया इदारों के जो राब्ते हैं, नेक्टा जो है, उसमें सिविलियन और फौजी खुफिया इदारों के कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, और क्या विफाकी हुकूमत को हर किस्म की इंफॉर्मेशन, खुफिया इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों नहीं हो रहा? आप फैक्टा फाइल क्यों नहीं करते हैं? आपने फैक्टा को क्यों नहीं फाइल किया? मुझे बताइए, आपने नेशनल एक्शन प्लान पे अमल क्यों नहीं किया? इसका कोई तो जिम्मेदार है ना। एतमाद का फुकदान है। ये जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जो है, उसके लिए ज़रूरी है कि तमाम खुफिया अदारे ताउन करें। तो आपके ख्याल में हमारे तमाम खुफिया अदारे तैयार हैं वफाकी हुकूमत को हर किस्म की खुफिया? बिल्कुल तैयार है। मैं देखें मतियुल्लाह, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल तैयार हैं। आप इसके लिए जब आप इसको प्रॉपर फॉल कर देंगे, आप जरूर तैयार हो जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, मुशर्रफ के ज़माने में अब अस्करी अदारों के बहुत सारे अदारे एक दूसरे के साथ भी खुश नहीं थे, बस ये बात काफी है एक दूसरे के लिए। बहरहाल ये तो मुशर्रफ दौर में तो टोनी ब्लेयर माफी मांग सकता है ना अपनी गलती का। जी जी, हम मुशर्रफ साहब को भी अगर अपने दौर में गलतियां की, माफी मांगना चाहिए। माफ तो उसने वैसे कर दिया। उन्होंने आपकी कहानी जो गलती की उन्होंने खुद मान ली। एनआरओ पे उन्होंने खुद कहा कि मैंने गलती की है। फ्रंट बर्नर पे लाया। किसको? कश्मीर इशू को। ये कौन कह रहे हैं? ये पीएम नून कह रही, मैं कह रहा हूँ। जी जी, कि माजी की हुकूमतों के मुकाबले में बैक बर्नर इशू को हमने फ्रंट बर्नर लाया, दैट इज कश्मीर। चलें ठीक है, हमारे पास अब वक्त की कमी है, और बात वही है कि साना भी हो मगर हम सियासत से बाज नहीं आते, और अपने अपने ख़ास तासुब को जो है हम शायद छुपा नहीं पाते। इसमें सिर्फ सियासतदानों और दिफाई तज्जियाकारों की बात नहीं, शायद मीडिया भी इस आदत का, बुरी आदत का शिकार है। आज के दिन हमारे दिल और हमारी सोच और हमारे दिमाग जो हैं इस वक्त उन ख़ानदानों के साथ हैं, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि आइंदा इस तरह का कोई बड़ा सानिया नहीं होगा, और अगर आइंदा भी होगा तो वही मज़म्मती बयानात और वही वादे और वही इल्ज़ाम तराशी नहीं, बल्कि कुछ ठोस होगा। किसी को इतनी शर्म ज़रूर आएगी कि इतना नुकसान होने के बाद
وہ اپنے عہدے سے ضرور استعفیٰ دے دے گا۔ اپنا گریبان سے اتنا ہی، مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔